आज बेटे हम आज अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा वी वर एक्चुअली ऑन द चैप्टर नंबर 4 बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, हम इसे रीड कर रहे थे विच इज रिटन बाय यूजेन ओनील। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सभी स्टूडेंट्स बेटे अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर ले और आज जो है हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। From here, hoped everyone would think you would have been forced to marry me। बेटे यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से जल्दी अपनी टेक्स्ट बुक बेटे ओपन कर लें। ठीक है, so now I am beginning with the paragraph. You hoped everyone would think you had been forced to marry me and pity you, didn't you? You didn't hesitate much about telling me you love me and making me believe your lies before it happened, did you? तो देखो, हमने पहले एक इंसिडेंट पढ़ा था कि जहां पर इस विमेन को, इस लेडी को अपने हस्बैंड की पॉकेट से एक लेटर मिलता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको लिखा था और ये उसके हाथ अब लग चुका है, जिसे पढ़ करके उसे बहुत, एक बार तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि देखो वो लेडी पहले से अपनी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेटेड है अपने हस्बैंड के इल इफेक्ट्स की वजह से, है ना। तो अब जब उसको उसके हाथ में लव लेटर उसके हाथ में लग गया, दैट इज हिज हस्बैंड इज हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सा फिनोमिना है कि वो लेडी कहीं पे भी खुश तो नहीं होगी। तो उसी इंसिडेंट के साथ, उसी कड़ी के साथ एक ये अपने डायलॉग को जब जोड़ते हुए यहाँ पर कह रही है कि यू होप्ड एवरीवन वुड थिंक यू हैव बीन फोर्स्ड टू मैरी मी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये बात फैला रखी है कि तुम्हें मजबूर किया गया था कि तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ विवाह करो। एंड पिटी यू, डिडंट यू, और मुझे तुम पर दया आती है कि तुमने वाकई में ऐसा किया था। यू डिडंट हेजिटेट मच अबाउट टेलिंग मी यू लव मी, और तुमने, क्योंकि तुम पोएट रहे हो और तुमने मुझे भी कहा था कि तुम मुझसे जो है कितना प्यार करते थे। एंड मेकिंग मी बिलीव योर लाइज, क्योंकि तुम पोएट थे, तुम कवि थे, और कवि का तो काम ही क्या होता है कि सामने वाले को अपनी रेट्रिक्स के माध्यम से, अपनी पोएट्री के माध्यम से उसको इम्प्रेस कर देना, है ना। तो तुमने जो है पोइट्री मुझे गा गा के मुझे इंप्रेस कर दिया कि यस यू वर एक्चुअली फॉल इन लव विद मी एंड मेकिंग मी बिलीव योर लाइज। और मैं भी जो है बेवकूफ बन गई, तुम मुझे जो जो कुछ कहते थे मैं उसको सुनती रही और मैं बेवकूफ बन गई। बिफोर इट हैपेंड डिडंट यू, और उस बेवकूफी के कारण मैंने तुम्हारे साथ क्या कर ली, शादी कर ली। यू मेड मी थिंक यू डिडंट वांट योर फादर टू बाय मी ऑफ एज ही ट्राइड टू, और तुमने जो है मुझे ये भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हारे पापा जो है मुझे किसी न किसी तरीके से अपनी डॉटर इन लॉ बना करके लाना चाहते थे। देखिए बेटे, वैसे तो हम जब इस एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं तो हम एक इंडियन माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग रीड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो सेटिंग है बेटे फॉरेन की सेटिंग है, तो वहां की अगर आप देखो, वैसे अगर आप रिश्तों के हिसाब से भी अगर देखो तो वहां पर हर रिश्ते के लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ पर अगर मान लो बुआ है या चाची है या मामी है ना, इन सब के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग है। दैट मीन्स हर रिश्ते का एक वर्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी की अगर बात करते हो तो वहां पर इस एक्सप्रेशन की बहुत स्केर्सिटी है। ठीक है, इस बात को बेटे अदरवाइज मत लेना। हम कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, जबकि ऐसा नहीं है बेटे। मैं इसके साथ पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज का अपना अपना जो है अस्तित्व है, उसकी अपनी एक गरिमा है ना। और लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। लैंग्वेज डजंट मीन दैट कि यू आर इंटेलिजेंट। ये कुछ जरूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आती होगी तो ही और शी इज इंटेलिजेंट पर्सन। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। आप जितने भी बेटे इन्वेंशन देखो, जितने भी रिसर्च देखो, हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इन्वेंशन निकल करके आई है। और उस समय तो जो है इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रचलन भी जाकर के नहीं था, है ना। तो यहाँ पर जब हम इस एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, क्योंकि हम इंडियन सेटअप से बिलोंग करते हैं तो हम अपनी इमोशंस को, किसी एक्सप्रेशन को उसी तरीके से हम उसको डिनोट भी करते हैं। So you made me think you didn't want your father to buy me off as he tried to. I know better now. I haven't lived with you all this time for nothing. वो कहती है क्योंकि इतनी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है इस रिलेशनशिप के साथ में, तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं रही कि मुझे आज ये चीज देखनी पड़ रही है कि तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा है।
somberly, अब उसका थोड़ी सुबक है ना, उदास है. It is lucky the poor thing was born dead. After all, what a father you have been. कहती है कि मुझे इस बात की हैरानी होती है कि तुम्हारे पापा भी जो है किस तरीके से तुम्हारे साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को जो है बेयर अप किया होगा. ये मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है शादी के बाद तुम्हारे साथ रहना. Is silent, brooding moodily for a moment, then she continues with a sort of savage joy. थोड़े समय के लिए तो बहुत उदास हो जाती है, उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है, लेकिन अब जो है अपने जॉय को किसी न तरीके से कंटिन्यू करके रखती है. उसके बाद कहती कि बट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज गॉट टू यू थैंक फॉर बीइंग अनहैप्पी. कहती अब मैं उन लोगों में से केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ रह करके ना खुश है. कहने का मतलब जितनों भी रिश्तों के साथ तुम एसोसिएटेड अपनी लाइफ के अंदर रहे हो, वो हर व्यक्ति तुम्हारे साथ जो क्या है वो कभी भी खुश नहीं रहा. देयर इज वन अदर एटलीस्ट एंड शी कांट होप टू मैरी यू नाउ. और कहती है कि मेरे अलावा एक और व्यक्ति भी है जो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहा, और मुझे अब पूरी आशा है कि तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी करने के लिए भी राजी नहीं होगी. और यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो उसकी गर्लफ्रेंड की ओर है. ठीक है. शी पुट्स हर हेड इनटू द नेक्स्ट रूम, और उसके बाद वो उस रूम को छोड़ करके नेक्स्ट रूम में चली जाती है. हाउ अबाउट हेलन. और कहती है अच्छा मुझे हेलन के बारे में बताओ. हेलन कौन है? हेलन जो है ये वही लेडी है जिसने कि उसको लेटर लिखा है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड है ना, एल्फ्रेड की गर्लफ्रेंड है. शी स्टार्ट्स बैक फ्रॉम द डोरवे हाफ फ्राइटेड. और उसके बाद वो रूम से निकलने की कोशिश करती है, थोड़ी सी डरी हुई है. डोंट लुक एट मी दैट वे. और कहती है अपने हस्बैंड को साफ कहती है कि तुम्हें मेरी तरफ जो है इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है. यस आई रीड हर लेटर. और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मैंने उसका लेटर जो है वो रीड कर लिया है. व्हाट अबाउट इट. वो कहती है कि लेटर किस बारे में है. आई गॉट अ राइट टू. कहती है मेरा पूरा हक है कि मैं इस लेटर को पढ़ सकूं. आई एम योर वाइफ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ. एंड आई नो ऑल देयर इज टू नो, सो डोंट लाई. और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने A to Z सारा लेटर जो है वो सारा रीड कर लिया है. यू नीडंट स्टीयर एट मी सो. और तुम्हें जो है मेरी ओर घूर कर देखने की भी बहुत बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू कांट बुली मी. अब तुम जो है मुझे बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते हो विद योर सुपीरियर ईयर्स एनी लॉन्गर, क्योंकि तुम पोएट हो, और पोएट होने के नाते तुम अपना हक जमाते हो कि तुम्हें बहुत कुछ पता है ना. लेकिन अब जो है तुम हवा में इस तरीके से बातें करके मुझे बहुत लंबे समय तक जो है मूर्ख नहीं बना सकती हो. ओनली फॉर मी यू वुड बी गोइंग विदाउट ब्रेकफास्ट दिस वेरी मॉर्निंग. वो कहते हैं अब तुम मेरे कारण जो है आज के समय तुम्हें कोई भी ब्रेकफास्ट जाकर के मिलने वाला नहीं है. शी सेट्स द ब्रूम. बेटे देखो यहाँ पर जब हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं ना, तो जो बिफोर ब्रेकफास्ट जो है वो ना केवल फंडामेंटल लेवल पर, या आप यूं कह सकते हो कि डेनोटेटिव लेवल पर एक अपनी थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि इस चैप्टर की एक अलग कॉनोटेशन भी है ना, एक मेटाफोरिकल लेवल भी है. कि देखो यहाँ पर देखो उसने साफ तौर से कहा है कि ब्रेकफास्ट के लिए तुम आज मुझसे उम्मीद भी मत करना, क्योंकि वो गुस्से है, क्रोध में है, जिसे हम देखते हैं आम लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है. लेकिन बिफोर ब्रेकफास्ट का मतलब है कि वो अपने आज जिंदगी का जो व्रत है उसको भी तोड़ रही है ना. वो बहुत सैचुरेटेड है अपनी अपनी मैरिटल लाइफ से. अब इतनी ज्यादा सैचुरेटेड है कि उसका ये जो गुस्सा है वो कभी ना कभी जाकर के फूटना तो था ही. अब बिफोर ब्रेकफास्ट के अंदर वो अपने उस मौन को भी तोड़ रही है, उस चुप्पी को भी तोड़ रही है अपनी लाइफ के अंदर, जिसे कि वो इस समय तक, इतने लंबे समय तक वो बर्दाश्त कर रही थी. तो बिफोर ब्रेकफास्ट जो है ये चैप्टर ना केवल फंडामेंटल लेवल पर बल्कि मेटाफोरिकल लेवल पर ये वर्क जो है कर रहा है, मॉलिकल मीनिंग है. और ये जो चैप्टर है बेटे मेरे हिसाब से किसकी यूनिवर्सल थीम है उन सब लेडीज के साथ जो कि इसको एसोसिएट करती है अपने डे टू डे लाइफ के साथ में. अब उसके बाद कहती है शी सेट्स हर ब्रूम बैक इन द कॉर्नर वीनिंगली. अब जो है क्या करती है अपने हाथ में झाड़ू लेती है और झाड़ू उसने मारना शुरू कर दिया है. विनिंगली, थोड़ी सी गुस्से में है. यू नेवर डिड हैव एनी ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट आई हैव डन. कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं किया. मैंने जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ के अंदर सपोर्ट करने की कोशिश की, तुम उसके लिए कभी भी धन्यवाद का भाव तुम्हारा मेरे प्रति कभी भी नहीं रहा. शी कम्स टू द स्टोव. उसके बाद स्टोव की ओर आ जाती है एंड पुट्स द कॉफी इनटू द पॉट. और उसके बाद वो जो पॉट के अंदर पानी रखा हुआ था उबलने के लिए, उसके अंदर कॉफी को डाल देती है. द कॉफी इज रेडी. और कहती है कि अब जो कॉफी है वो रेडी हो चुकी है. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अब बिल्कुल भी प्रतीक्षा करने वाली नहीं हूँ, वेट करने वाली नहीं हूँ. शी सिट्स डाउन इन हर चेयर अगेन. और इसके बाद जो है वो वापस से चेयर में जाकर के बैठ जाती है. आफ्टर पोज पुट्स हर हैंड टू हर हेड fretfully.
और उसके बाद क्या करती है, कुछ समय के बाद अपना जो हाथ है वो अपने सिर की ओर लगाती है और कहती है माई हेड एक सो दिस मॉर्निंग, कहती है मेरा सुबह से जो है सिर दर्द हो रहा है। कि देखो बेटे, सिर का दर्द होना स्वाभाविक ही है, सुबह से जब से वो उठी है तब से सिर के साथ उसका जो मटरिंग है वो चल रही है ना, और गुस्से में है। इंसान अगर इतने समय, लंबे समय तक गुस्से में रहेगा और बोलता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका सिर ही दर्द होगा। तो यही इस लेडी के साथ भी है। इट इज शेम आई हैव गॉट टू गो टू वर्क इन ए शफी रूम ऑल डे इन माई कंडीशन, कहते हैं ये बहुत ज्यादा शेम वाली बात है ना, मुझे शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है कि मैं इस घर का काम करने के बाद, मतलब मैं तुम्हें इतना ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर बेयर अप कर रही हूँ और उसके बाद मुझे इस कंडीशन के अंदर भी जाकर के अपनी डेली अर्निंग्स के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। एंड आई वुडंट इफ यू वर हाफ अ मैन, और मुझे इस बात को कहने से भी गुरेज नहीं है कि तुम क्या हो, हाफ अ मैन, यानी कि तुम्हारे में मैनली क्वालिटीज जो है वो नहीं है। बाय राइट्स आई ओट टू बी लाइंग ऑन माई बैक इंस्टेड ऑफ यू, कहती है कि वैसे अगर देखा जाए तो जितना काम मैं इस समय करती हूँ तो मुझे तो इस समय जो है अब आराम से रेस्ट करना चाहिए। यू नो हाउ सिक आई हैव इन दिस लास्ट ईयर, तुम्हें पता है कि पिछले साल जो है मैं कितनी ज्यादा बीमार पड़ गई थी। एंड येट यू ऑब्जेक्ट व्हेन आई टेक अ लिटिल समथिंग टू कीप अप माय स्पिरिट्स, और फिर भी तुम्हें जो है बहुत ज्यादा अभी ऑब्जेक्शन रहती है कि अगर मैं कोई भी ऐसा काम करती हूँ जिसकी वजह से मैं अपने आप को लाइवली महसूस कर सकूं, तो तुम उस पर भी जो है मुझे वहां पर कमेंट करने से गुरेज नहीं करते। You even didn't want me to take that tonic I got at the drug store, और तुम मुझे जो है वो टॉनिक भी लेने नहीं देते हो जो कि मैं अपने ड्रग स्टोर से लेकर के आई हूँ। देखो बेटे, यहाँ पर इस जो उसका हस्बैंड है ना, एक्चुअल में उसकी डायकोटमी उसकी लाइफ में चल रही है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद द सोल, वो पर्सन अपने सोल के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड नहीं है। जिस किसी भी पर्सन की लाइफ में बेटे आप इस तरीके से जो है इनबैलेंस अगर देखते हो, हार्मनी की अगर आप डिसहार्मनी अगर आप उसकी लाइफ में देख रहे हो, दैट मीन्स वो पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में मार खा गया अपनी लाइफ के अंदर। उसका कनेक्शन जो है हस्बैंड का वाइफ के साथ में या वाइफ का हस्बैंड के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लूज हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं डिसहार्मनी है, जिसकी वजह से आप देखो बेटे सुबह सुबह के समय पर ही उनके घर में कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस जो है जाकर के क्रिएट हो गई है ना। और इसका मतलब क्या है, उनकी लाइफ में वननेस नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इरोस भी नहीं है। मैंने इरोस का बेटे जिक्र किया था कई बार लेक्चर्स में, जिक्र किया है कि इरोस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब अगर आप बहुत ही जिसको कहते हैं कि संकीर्ण विचारधारा के अंदर बहुत ही लिमिटेड अगर उसका मीनिंग देखते हो तो उसका मतलब होता है कि जहां पर आपका सेक्सुअल लव हो किसी के साथ में, है ना। जैसे एक हस्बैंड, क्योंकि देखो बेटे आपको लाइफ में हस्बैंड वाइफ बहुत तरह की मिल जाएंगे। हस्बैंड लाइफ आपको वाइफ उस तरह की मिलेंगे जहां पर हस्बैंड का वाइफ के साथ या वाइफ के साथ हस्बैंड का रिलेशन सिर्फ इसलिए है बिकॉज दे आर हैविंग द सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, है ना, केवल मात्र उसके लिए जिनका जो है रिलेशनशिप है, या फिर जिनका मात्र रिलेशनशिप है ही इसलिए कि वो प्रोक्रिएशन करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं ना। तो इरोस का बहुत ही लिमिटेड सा मीनिंग है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी के अगर अकॉर्डिंग जाकर के देखें, लेकिन इरोस का जो मीनिंग है वो यहीं तक सीमित नहीं है, इरोस जो है इससे आगे भी है ना। जैसे अगर हम मान लो किसी जगह का व्यू देखना चाहते हैं, अगर हम घर के बिल्कुल बेसमेंट से उस पर्टिकुलर चीज को अगर व्यू करते हैं तो हमें वो चीज किसी और तरीके से नजर आती है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर से जाकर के देखें तो उस चीज का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें अब बड़े रूप में दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप सेकंड फ्लोर पर जाओ तो वही सेम चीज के प्रति नजरिया आपका बदल जाता है, और उसके बाद बिल्कुल टॉप फ्लोर पर जाकर के देखो तो आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। सेम ऐसे ही बेटे इरोस भी है। यही इरोस जो है जो स्टोरगे में भी कन्वर्ट होता है, एक माँ का, एक फादर का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है वो स्टोरगे है। क्यों ऐसा होता है कि बेटे की अगर अपने बच्चे की प्रोग्रेस कहीं चल रही है, बच्चा अगर आपका खुद का बच्चा जब लाइफ में प्रोग्रेस करता है तो आपको क्यों अच्छा लगता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चा है वो आपके एक्सटेंशन है आपके सेल्फ की, यानी बच्चा जो है बाय प्रोडक्ट है आपकी सेल्फ एक्सटेंशन का, जिसकी वजह से क्योंकि आपकी लाइफ का वो पार्ट है, आपकी सेल्फ का वो पार्ट है, इसी वजह से उस बच्चा, अगर वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो आपको बहुत खुशी होती है, मतलब यू फील इंजॉय और उसकी प्रोग्रेस के अंदर। और वहीं वो बच्चा अगर कहीं ना कहीं मार खा जाता है अपनी लाइफ के अंदर तो आपको उतना ही जाकर के बुरा भी लगता है अपनी लाइफ में, है ना, आप कहीं अच्छा महसूस नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। तो स्टोर के जो है वो माँ का, फादर का प्यार है, प्रेम है,
अपने बच्चों के प्रति। उसके बाद आता है फिलिया। फिलिया का मतलब होता है फ्रेंडशिप, और ये 3 तरीके की होती है कि जहां पर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है कि जहां पर एक कॉन्टेक्ट हुआ कुछ समय के लिए, तब तक आप दूसरे वाले के साथ जुड़े हुए हो। तीसरा आता है कि जहां पर आप सामने वाले के सामने वर्च्यू के कारण जाकर के जब जुड़ते हो, तो उसको बोलते हैं फिलिया, विच इज फ्रेंडशिप विच इज बेस्ड ऑन द वर्च्यू इटसेल्फ। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट, जो कि लव की सुप्रीम फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं अगैपी। अगैपी जो है, ये लव है सेल्फ के लिए, लव है आपके नेबर्स के लिए, और लव है आपके गॉड के लिए। एक बात बेटे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, जैसे कि हम में से 99.9% जो है हम गलती करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को लव करें, है ना, और सामने वाला भी हमें लव करे। ठीक है बेटे, यहाँ पर नवीन ने अपना हैंड रेज किया है। बेटी बोलिए आपकी क्या क्वेरी है। यस नवीन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी। नवीन बेटे आपने हैंड रेज किया, आपकी कोई क्वेरी है? तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। जो मैं बात अभी यहाँ पर कह रही थी, जो मैं पॉइंट यहाँ पर अभी रेज कर रही थी, वो ये कर रही थी कि अगैपी के अंदर लव टू सेल्फ, लव टू नेबर्स एंड लव टू गॉड, और यू कैन से द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज देयर। लेकिन वो लव जो है बेटे तब तक नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू आर द बिलवेड ऑफ योर सेल्फ। देखो बेटे, एक सिंपल सी बात है, आप सामने वाले को वही दे पाओगे जो आपके पास होगी। ठीक है, अगर वो चीज आपके पास ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को दे कैसे पाओगे? सोचने वाली बात है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसे हैं, मैंने बहुत ही मीगर सा एग्जांपल लिया है, बहुत जनरल एग्जांपल लिया है। सामने वाले को पैसे की जरूरत है, ठीक है, अब आपके पास वो पैसे होंगे तभी तो सामने वाले को दे पाओगे ना। अगर आपके पास ही पैसे नहीं है, सामने वाले को कैसे दे पाओगे? ऐसे ही अगैपी भी है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर ना, जो आप हैं उसके साथ अगर आप प्यार नहीं करते हैं, तो आप सामने वाले को वो कैसे दे पाओगे? क्योंकि कनेक्शन बेटे तभी बन पाएगा सामने वाले के साथ जो अगर आपके पास वो चीज होगी और सामने वाले को आप देने की स्थिति में है तो लव टू योर सेल्फ इज द वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल ट्रेट टू रेज स्पिरिचुअली इन योर लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका लव फॉर सेल्फ है तो आप लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर नेबरहुड भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। अगर आप वाकई में अपने लव फॉर सेल्फ अगर आपका है, अगर आपको लाइफ में वाकई इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल चुका है हु एम आई, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप सामने वाले को कहीं अदर कंसीडर करेंगे। आपको वननेस नजर आनी शुरू हो जाएगी। फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे कोई भी चीज हो इस दुनिया की, जब आपको आपकी लाइफ के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है हु एम आई, तो आपका कनेक्शन जो है, जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी चीजें इस लाइफ में नहीं देख रहे हो, सबके साथ आपका कनेक्शन लव के रूप में बंध जाता है। आप उसको लव की तरह देखना शुरू कर देते हैं। फिर वही आपकी चीज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ भी है कि आपको हर जो चीज है, जो भी आप देख पा रहे हैं लाइफ के अंदर, जो भी आप फील कर पा रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। यू फील नो डायकॉटमी बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर्स। एक्चुअल में अगर देखा जाए, सही मायनों में कहा जाए तो अदर्स का कंसेप्ट ही जाकर के निकल जाता है। आजकल के टाइम में बेटे मैं बिल्कुल इसका लेटेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। अभी अभी कल ही मैं जब फेसबुक के अंदर देख रही थी, वहां पर एक डॉक्टर का एग्जांपल था। वो शी इज अराउंड 34 to 35, इतनी एज की वो होगी, और उस लेडी को कोरोना हो गया था। तो शी और उसे 10 दिन हो गया था कोरोना हुए, और वो उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि शी कैन लिव नो मोर नाउ, वो ज्यादा समय तक अब नहीं रह सकती है। अब उसे जाकर ये बात रियलाइज हो गई थी अपनी लाइफ के अंदर कि जैसे उसके बच्चे हैं वैसे और भी लोगों के बच्चे होंगे, है ना, जैसे उसके रिलेशनशिप्स हैं वैसे और भी लोगों के रिलेशनशिप होंगे। तो उसके अंदर अब एक वननेस की भावना आनी शुरू हो गई थी। इस वननेस की भावना के आने से ही उसने क्या सोचा, उसके माइंड में क्या आया, उसे पता लग गया था कि अब वो तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएगी, लेकिन वो एक लास्ट मैसेज छोड़ के जाना चाहती थी ह्यूमैनिटी के लिए। उसने साफ कहा अपनी वीडियो के अंदर कि वो कोरोना को एक्चुअल में अब लोगों को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो ऐसे ही जो है खेल चल रहा है।
नहीं, कहते हैं कि सीरियसली जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो अपने मास्क को लगा करके रखो। देखा जाए तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी, उसकी तबीयत तो पहले इतनी खराब थी, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि मैसेज लास्ट छोड़ कर जाने के लिए, उसे कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन उसके अंदर उसकी कहीं ना कहीं शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस उसके मन में आ चुकी थी। उसकी जो चेतना का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ गया था, जहां से वो एक ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज देना चाहती थी कि जैसा, और साथ ही साथ वो लेडी प्रेग्नेंट भी थी, उसे बहुत अंदर से रोना भी आ रहा था कि उसके साथ साथ उसके अजन्मे बच्चे की भी जान चली जाएगी, उसको जन्म नहीं दे पाएगी, एक बच्चा उसका पहले से भी है। तो उसे अंदर से बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था, उसको लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, और उसकी एक गलती की वजह से, उसकी एक लापरवाही की वजह से वो कैसे कोविड-19 के संपर्क में आ गई और कैसे अब उसको जाना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती थी कि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो है इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने पूरे प्रिकॉशंस लें। तो एक तरीके से उसको वननेस महसूस हो रही थी समाज के साथ में, देश के साथ में, है ना। तो यही वननेस जो है इंसान को एक्चुअल में उसकी रियल पर्पस से, उसकी रियल आइडेंटिटी से उसको अवगत करवाती है। और एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, हु एम आई, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। हर पर्सन का ये क्वेश्चन है ये। और आई थिंक जब आपको ये लाइफ मिली है, इस क्वेश्चन का आंसर हर इंसान को ढूंढना चाहिए। हर इंसान का ये बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, एक तो होता है बेटे हमारा इस लाइफ के अंदर वो पर्पस जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं चला पाने में सक्षम होते हैं, है ना, आपका गोल जो होता है। लेकिन इससे भी बड़ा पर्पस है लाइफ का, कि जहां पर आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपने ढूंढ लिया ना, हु एम आई, दैट मीन्स आपका जो लाइफ का पर्पस है वो आपका सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है। तो हम जब चैप्टर की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये जो लेडी है ना, मिसेज एल्फ्रेड है, वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है इस रिलेशनशिप के साथ में। और वो यहाँ पर कहती है, उसके बाद देखिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई नो यू वुड बी ग्लैड टू हैव मी डेड। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो, एंड आउट ऑफ योर वे देन यू वुड बी फ्री टू रन आफ्टर ऑल दीज सिली गर्ल्स दैट थिंक यू आर सच अ वंडरफुल मिसअंडरस्टूड पर्सन। और जो है उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और इन मूर्ख लड़कियों के प्रति पीछे भाग पाओगे, क्योंकि तुम्हें जो है आज तक जो बाहर की लड़की है ना, उन्होंने ये सोचा था कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, और तुम्हें जो है तुम्हारी शादी के अंदर जिस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है उसने तुम्हें गलत समझ लिया, दिस हेलन एंड दी अदर्स। और कहती है ये जो हेलन और जो बाकी लड़कियां हैं ना, ये सोचती कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, लेकिन वास्तविकता क्या है ये मैं जानती हूँ। देयर इज अ शार्प एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। और वहां से दूसरे रूम से जो है हम एक पेन को महसूस कर सकते हैं कि उसका हस्बैंड अब क्या महसूस कर रहा होगा। फिर कहती है विद सेटिस्फैक्शन देयर आई न्यू यू वुड कट योरसेल्फ। मुझे पता है तुम जो शेव कर रहे थे, इसका मतलब तुमने अपने आप को कट लगा लिया है। इट विल बी अ लेसन टू यू। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि तुम्हें जो है, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब इंसान को जिंदगी में कोई झटका लगता है तो उसका दर्द कितना बड़ा होता है। You know, you ought not to be running around nights drinking with your nerves in such an awful shape. She goes to the door and looks in. और उसके बाद वो क्या करती है, कहती है कि तुम्हें जो रात को ना, रातों को ये शराब पीकर के इधर भागने की जरूरत नहीं है। और शराब पीकर के तुम किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से तुम लगते हो, तुम्हें जो है इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है सच्चाई क्या है। शी गोस टू द डोर एंड लुक्स इन। उसके बाद रूम के अंदर जाती है और देखती है जाकर के अंदर क्या हो रहा है। बट मेक्स यू सो पेल। अब क्या है, अंदर उसका हस्बैंड है, बाहर वो खड़ी है, उसको ऑब्जर्व कर रही है और कहती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम पीले क्यों पड़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर दैट वे फॉर। कहती तो अपने आपको शीशे में जाकर के क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें दिख रहा है, फॉर गुडनेस सेक वाइप दैट ब्लड ऑफ योर फेस। और जो तुम्हारे चेहरे पर ये जो शेव करने के बाद और कट जो लग गया था ना, भगवान के लिए जिस ब्लड को साफ कर दो। विद शडर इट इज हॉरिबल। और तुम्हारा जो है चेहरे पे जो खून लगा हुआ है, जो रक्त लगा हुआ है, इसकी वजह से तुम और भी ज्यादा हॉरिबल लग रहे हो। इन रिलीफ टोन्स देयर दैट इज बेटर। और कहती है कि अगर तुम इसे पहुंच दोगे तो ये तुम ज्यादा अच्छे लगोगे। आई नेवर कुड स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड। वो कहती है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे जो शरीर पर जो रक्त, तुम्हारे फेस पे जो रक्त लगा हुआ है, उसके साथ तुम्हें मैं नहीं देख सकती हूँ। और इसके बाद शी श्रिंक्स बैक फ्रॉम द डोर अ लिटिल। यू बेटर गिव अप ट्राइंग एंड गो टू ए बार्बर शॉप। कहती है कि तुम इससे अच्छा तो जो है बार्बर के पास, नाई के पास चली जाया करो और उससे जाकर के शेव करवा लिया करो। योर हैंड शेक्स ड्रेडफुली। कहते हैं तुम्हारे जो हाथ है ना वो बहुत ज्यादा कप कपाते हैं, और इससे बेटर ये है कि तुम शेव जो है उससे करवाया करो। शी टर्न्स अवे फ्रॉम द डोर। और उसके बाद वो जो डोर से है वो वहां चली जाती है। आर यू स्टिल मैड एट मी अबाउट द लेटर। वो कहती है कि तुम जो है अभी भी
मुझे पागल समझती हो, मैं लेटर को बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हूँ, डेफिनेटली वेल आई हैड अ राइट टू रीड इट। दोबारा से फिर से रिपीट कर रही है कि मेरे पास पूरा राइट है कि मैं इस लेटर को पढ़ सकूं। आई एम योर वाइफ, और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। शी कम्स टू द चेयर एंड सिट्स डाउन अगेन, और उसके बाद जो है चेयर के पास आती है, वापस से चेयर पे बैठ जाती है आफ्टर पोज, और उसके बाद एक लंबी सी चुप्पी जो है छा जाती है। आई न्यू ऑल द टाइम यू वर रनिंग अराउंड विद समवन, मुझे अच्छे से पता है तुम सारा समय जो है किसके साथ अपना बिताती हो। योर लेम एक्सक्यूजेस अबाउट स्पेंडिंग द टाइम एट द लाइब्रेरी डिडंट फूल मी, तुम जो ये मुझे मूर्ख बनाने वाले एक्सक्यूज देते हो ना कि मैं बहुत सारा समय जो है लाइब्रेरी में जाकर के बिताता हूँ, तो इस एक्सक्यूज के साथ तुम मुझे बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते हो। हु इज दिस हेलन एनीवे, ये जो हेलन है कौन है ये? वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, क्या ये कोई आर्टिस्ट है? और डज शी राइट पोएट्री टू, या फिर ये कोई कैसी आर्टिस्ट है जो कि पोएट्री लिखा करती है? हर लेटर साउंड्स दैट वे, उसका जो लिखने का तरीका है उससे पता लगता है कि ये जो लड़की है ना हेलन, ये मुझे क्या लग रही है, पोएट लग रही है। आई विल बेट शी टोल्ड यू योर थिंग्स वर द बेस्ट एवर एंड यू बिलीव्ड हर लाइक अ फूल, और मुझे लगता है कि शायद उसने तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर दी होगी और तुमने सोच लिया, उस पर विश्वास कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है तुम वास्तव में एक मूर्ख हो। इज शी यंग एंड प्रिटी, और कहती है कि क्या वो यंग है और बहुत सुंदर है? आई वॉज यंग एंड प्रिटी टू, कहती मैं भी बहुत ज्यादा यंग थी और बहुत सुंदर थी। व्हेन यू फोल्ड मी विद योर फाइन पोएटिक टॉक, जब तुम मुझे जो है पोएट्री सुना सुना करके सुनाया करते थे और मैं तुम्हारी प्रेज किया करती थी, तो उस समय मैं भी बहुत प्रिटी थी। पोएटिक टॉक, तुम काव्यात्मक भाषा में मुझसे बात किया करते थे। बट लाइफ विद यू वुड सोन वियर एनीवन डाउन, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि मेरी लाइफ के अंदर जो है पूर्ण रूप से निरस्ता आ गई है, यानी मेरी लाइफ में कोई भी उत्साह नाम की चीज नहीं रही। वट आई हैव बीन थ्रू, कहती है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से जो है फेस कर रही हूँ, मैं क्या अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रही हूँ। गोज ओवर एंड टेक्स द कॉफी ऑफ द स्टोव, ब्रेकफास्ट इज रेडी, और उसके बाद वो स्टोव की ओर आगे बढ़ती है और कॉफी लेती है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, कहती है ब्रेकफास्ट अब तैयार हो चुका है। विद a contemptuous glance breakfast pours out a cup of coffee for herself and puts the pot on the table, उसके बाद अपने लिए कॉफी जो है अपने लिए एक कप में लेती है और उसके बाद पोट को वापस से टेबल पे जाकर के रख देती है। योर कॉफी विल बी कॉल्ड, कहती है तुम्हारी कॉफी जो ठंडी हो जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? स्टिल शेविंग, अभी भी शेव कर रहे हो? और हेवन से, भगवान के लिए अब शेव को करना बंद कर दो। यू वुड बेटर गिव इट अप, और मेरे हिसाब से तो ये अच्छा होगा कि तुम उसको करना बंद कर दो। वन ऑफ दिस मॉर्निंग्स यू विल गिव योर सेल्फ अ सीरियस कट, क्योंकि तुमने जो है आज सुबह सुबह ही एक बहुत ही गहरा कट जो है अपने आप को लगा दिया है। शी कट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर्स इट, और उसके बाद क्या करती है, ब्रेड को कट करती है और उस पर उसके बाद बटर उस पर लगा देती है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्पीचेस शी ईट्स एंड सिप्स हर कॉफी, जब अपनी बातें कर रही होती है इस बीच में, तो लॉफ ऑफ ब्रेड, कुछ पीस ऑफ ब्रेड खाती है और उसके साथ साथ जो है कॉफी को लेना शुरू कर देती है। आई विल हैव टू रन एज सून एज आई फिनिश्ड ईटिंग, कहती है कि जैसे ही मैं अपना जो ये खाना है ब्रेकफास्ट जो है मैं अपना कंप्लीट कर लूंगी, खा लूंगी, तो मुझे उसी समय तुरंत जाकर के भागना पड़ेगा। वन ऑफ अस हैज गॉट टू वर्क, क्योंकि हम में से किसी न किसी को तो काम करना पड़ेगा। एंगरली, बहुत गुस्से में है। आर यू गोइंग टू लुक फॉर अ जॉब टुडे और आरंट यू, कहती है कि आज क्या तुम अपने जॉब देखने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? आई शुड थिंक सम ऑफ योर फाइन फ्रेंड्स वुड हेल्प, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो कुछ मित्र हैं तुम्हारी हेल्प करेंगे। इफ दे रियली थिंक यू आर सो मच, और अगर वो वास्तव में तुम्हारे अच्छे फ्रेंड हैं, तुम्हारे लिए शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे बारे में सोचेंगे। बट आई गेस दे जस्ट लाइक टू हियर यू टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें सुनना ही पसंद करते हैं। सिट्स इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, और उसके बाद जो है उस समय के लिए वो चुप्पी धारण करके बैठ जाती है। आई एम सॉरी फॉर दिस हेलन, कहती है मुझे बहुत ज्यादा खेद महसूस हो रहा है इस हेलन के लिए। whoever she is, जो भी ये है। haven't you got any feelings for other people, कहते कि तुम्हारे मन में जरा सी भी कोई भावनाएं, कोई संवेदनाएं नहीं है लोगों के लिए। What will her family say, उसकी फैमिली क्या कहेगी, उसका परिवार क्या कहेगा? I see she mentions them in her letter, और मैंने ये भी देखा कि उसने इसके बारे में जिक्र किया है उस लेटर के अंदर। What is she going to do, वो क्या करेगी? Have the child or go to one of those doctors, क्या क्या वो बच्चा पैदा करेगी या किसी डॉक्टर के पास जाएगी? दैट्स अ नाइस थिंग आई मस्ट से, कहती है शायद हो सकता है ये चीज अच्छी हो, मुझे जरूर कहना चाहिए। वेयर कैन शी गेट द मनी, और मुझे ये लगता है अगर मान लो वो तुम्हारे साथ आ भी जाए, लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सेटल हो भी जाए, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? इज शी रिच, क्या वो बहुत अमीर है? शी वेट्स फॉर सम आंसर टू दिस वॉली ऑफ क्वेश्चन, और इस प्रकार से उसने इतने सारे क्वेश्चन जो रेज कर दिए हैं उसका कहीं ना कहीं वो आंसर एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
यू वॉन्ट टेल मी एनीथिंग अबाउट हर, विल यू? कहती है कि अब मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रेज कर दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगी। मच आई केयर, और कहती है कि मैं इस चीज की बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करती हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, आई एम नॉट सो सॉरी फॉर हर आफ्टर ऑल। और कहती है कि मुझे कोई खेद नहीं है उस लड़की के लिए, हेलन के लिए। शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, क्योंकि वो अपने सेंसेस में है, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। शी इज नॉट एनी स्कूल गर्ल, वो कोई स्कूल में जाने वाली कोई लड़की नहीं है, लाइक आई वॉज, जैसे कि मैं हुआ करती थी। फ्रॉम द लुक्स ऑफ अ लेटर, जैसे कि उसके लेटर को देखकर लगता है वो बहुत ही एक मेच्योर आवाज है ना, एडल्ट है, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। डज शी नो यू आर मैरिड, उसे पता है कि क्या तुम जो है शादीशुदा व्यक्ति हो? ऑफ कोर्स शी मस्ट, मेरे हिसाब से उसे पता ही होगा। ऑल योर फ्रेंड्स नो अबाउट योर अनहैप्पी मैरिज, क्योंकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारी जो ये मैरिज है, क्योंकि फेल्ड हो चुकी है, उसके बारे में सब जानते हैं। आई नो दे पिटी यू, और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हारे पर दया भाव रखते हैं, बट दे डोंट नो माई साइड ऑफ इट, क्योंकि वो अभी स्टोरी का केवल हाफ पार्ट जानते हैं, उन्हें स्टोरी का पूरा पार्ट नहीं पता है। अगर वो मुझसे बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में इस शादी की क्या सच्चाई है। दे वुड टॉक डिफरेंट इफ दे डिड, और हो सकता है कि वो मेरे बारे में कुछ गलत भी कहें, वो कर सकते हैं। टू बिजी ईटिंग टू गो ऑन फॉर अ सेकंड और सो, और उसके बाद अब बहुत ज्यादा उसे जल्दी है कि वो अपना जो है नाश्ता फटाफट से उसको कंप्लीट कर दे। दिस हेलन मस्ट बी अ फाइन वन, कहती है कि ये जो हेलन नाम की लड़की है ना, बहुत अच्छी होगी। इफ शी न्यू यू वर मैरिड, और अगर उसे पता हो कि तुम मैरिड हो, व्हाट डज शी एक्सपेक्ट देन, और उसको लगता है कि अब जो है इस समय वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है तुमसे, दैट आई विल डिवोर्स यू एंड लेट हर मैरी यू। उसे क्या ये लगता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और तुम उससे बहुत अच्छे से मैरिज कर पाओगी? डज शी थिंक आई एम क्रेजी इनफ फॉर दैट, उसे लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? आफ्टर ऑल यू हैव मेड मी गो थ्रू, अब तुमने मुझे मेरी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा बैड एक्सपीरियंस दे दिए हैं, जितना ज्यादा मैंने सफर किया है, तुम्हें लगता है कि इतने एक्सपीरियंस को सफर करने के बाद में अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी? एंड यू कांट गेट इट डिवोर्स फ्रॉम मी, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें मैं डिवोर्स तो किसी कीमत पर देने वाली नहीं हूँ। एंड यू नो इट, और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो। नो वन कैन से आई हैव एवर डन एनीथिंग रॉन्ग, कि हर कोई व्यक्ति जानता है कि आज तक मैंने कभी भी कोई चीज गलत नहीं की है। कहने का मतलब मैंने अपना 100% इस मैरिज को जाकर के दिया है। ड्रिंक्स द लास्ट ऑफ हर कप ऑफ कॉफी, और उसके बाद जिसका कुछ पार्ट जो कॉफी के अंदर रह जाता है उसको पी लेती है। शी डिजर्व्स टू सफर, और कहती है कि मेरे हिसाब से उसे लगता है कि उसे सफर करना चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन से, कहती है कि मैं इतना ही कह सकती हूँ। एंड आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब मैं क्या सोचती हूँ। आई थिंक योर हेलन इज नो बेटर देन अ कॉमन स्ट्रीट वॉकर, दैट्स व्हाट आई थिंक। वो कहती है कि मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो हेलन जो है वो गली में जाने वाली किसी भी लड़की से कोई ज्यादा बेटर नहीं है, और ये मेरा अपनी सोच है। देयर इज अ शिफ्ट स्टिफ्टेड ग्रॉन ऑफ पेन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और इतनी बातें जब वो बोलती जा रही है तो कमरे की दूसरी ओर से हालांकि कोई आवाज नहीं है, तो लेकिन हम यहाँ पर बेटे एक साइकोलॉजिकल अगर उसका एनालिसिस करें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके हस्बैंड को एक्चुअल में मन में कितना दर्द महसूस हो रहा होगा, है ना। मन मतलब उसके माइंड में उसको कितना बुरा लग रहा होगा। डिड यू कट योरसेल्फ अगेन, और उसके बाद कहती है कि क्या तुमने अपने आप को वापस से कट लगा लिया है? गेट्स अप एंड टेक्स ऑफ हर एप्रन, और उसके बाद यहाँ करती है अपना एप्रन यहाँ पर उठा लेती है। बेटे यहाँ से पार्ट जो है, अब जो थोड़ा सा हमारा डायलॉग रह गया है, इसे हम कल की मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आज की जो हमारा क्लास थी, इस क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी अगर क्वेरी है तो बेटे यू आर फ्री टू आस्क। यहाँ पर बेटे आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो बेटे यू आर फ्री टू आस्क। और अगर आपको बेटे ये चैप्टर जितना मैंने आज करवाया है इतना क्लियर हो गया है, तो आप अपना बेटे फीडबैक दे दें कि यस, कि हमें क्लियर हो गया है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके तो बेटे आज की जो मीटिंग है हमारी क्लास है ये यहीं पर हमारी, अब हम इस मीटिंग को डिस्पर्स करने जा रहे हैं। जो बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो फटाफट से बेटे अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में फटाफट से बेटे टाइप करते जाएं। थैंक यू बेटे, दिलजीत सिंह की तरफ से आया है कि वेरी गुड सेशन, थैंक यू। अपने बेटे जो रोल नंबर है वो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करते जाएं, और जिन स्टूडेंट्स ने जो टाइप कर दिया है तो दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम दिस मीटिंग। आप बेटे फटाफट से इस मीटिंग से एग्जिट कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपने रोल नंबर टाइप करते जाएं, और
यू आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम दिस मीटिंग। और एक बेटी मैसेज और देना चाहती हूँ कि मैंने जो बेटी इस पर जो मूवी मैंने शेयर की थी, उस मूवी को बेटे बार बार से देखना, क्योंकि ये जो बेटे हम प्ले पढ़ रहे हैं ना, ये प्ले साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत काम कर रहा है। क्योंकि देखो एक ही कैरेक्टर यहाँ पर बात कर रहा है, जब एक ही कैरेक्टर बात कर रहा है और साइड वाली जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो डायलॉग्स है दूसरे पर्सन की साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं वर्क करने हैं। तभी देखो जब हम उसके हस्बैंड की तरफ से डायलॉग पढ़ रहे हैं, वो हर जगह से उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि ही इज इन पेन। अब देखो बेटे जो कट लगा है ना उसके फेस पर, ये कट एक फिजिकल कट नहीं है। अगर इसको आप डीपली एनालाइज करें ना बेटे, तो उसके माइंड पर, उसके मन पर लग चुका है। लाइफ के अंदर कुछ नहीं है उसका हस्बैंड। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर चेक करें ना, तो ये तो बेटे कैसे हो सकता है वो खुश? हस्बैंड वाइफ में से अगर कोई एक भी पर्सन वहां से वुंडेड है अपनी लाइफ के अंदर, तो सेकंड पर्सन खुश कैसे हो सकता है? सोच के देखो, जब एक बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप सेकंड पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पर्सन कहीं ना कहीं खुश होगा अपनी लाइफ के अंदर, है ना? तो इस प्ले को अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रीड करें, तो दिस प्ले इज एक्चुअली फिल्ड विद फुल ऑफ एगनी, एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन, है ना, उससे भरा हुआ ये प्ले। तो मेरी एक सजेशन है बेटे आपके लिए कि आप कम से कम 3 या 4 बार इस मूवी को जरूर देखें, ठीक है? श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच मैम। Okay, thank you bete. Thank you, you have listened this particular lecture, you have interact with me in this particular meeting enthusiastically, I must say. ठीक है? और बेटे एक बात मैं और भी लास्ट बात इस मीटिंग में कहूंगी कि अब तक बेटे हमारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, जब तक हमारा वो चैप्टर चल रहा है ना, जब तक उस काम को हम कर रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन जैसे ही हमारी मीटिंग जैसे मैं अपने अपने पोर्शन को कंप्लीट करती हूँ, अपनी बात को पूरा कर देती हूँ, आप फ्री है अपना किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी करने के लिए। हम जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं, किसी भी चीज की कुछ भी बेटे क्वेरी करना चाहती है तो यू आर फ्री टू आस्क। और इसके अलावा भी आप इस लॉकडाउन के अंदर कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क। मैंने कल भी आई थिंक किसी स्टूडेंट को, एक अल्केमिस्ट की आई थिंक मनीषा को गई थी। यस मैम, मेरे को बताई थी। हैव यू रेड समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक? यस मैम, मैंने इसकी ऑडियो बुक सुनी, पहले मैंने इसकी स्टोरी सुनी, मेरे को सस्पेंस थोड़ा बढ़ रहा था कि इसके लास्ट में क्या होगा, तो मैंने उसका वो लास्ट पार्ट रीड नहीं किया, तो अभी उसको छोड़ रखा है थोड़ा। जैसे ऑडियो बुक सुन के तो मैंने कहा ये बुक में से रीड करूंगी, तो हार्ड कॉपी किसी के पास है, वो मैंने मंगवाई है। ओके, तो वो आज मैं आ जाएगी, बस फिर मैं उसको रीड कर लूंगी। आप इसको बेटे रीड करोगे ना, तो ये एक्चुअल में पता क्या है, ये बुक ना एजलेस बुक है। एजलेस, आई मस्ट से दिस बुक इज एन एजलेस बुक। किसी भी एज का कोई भी पर्सन इसको रीड कर सकता है, और बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म पैदा करने वाली है इस टाइम के अंदर। खासकर इस टाइम के अंदर हम बहुत ज्यादा जो डिसअपॉइंट हो चुके हैं ना लाइफ के अंदर, तो एक बार वन मस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, है ना? आपके गूज बम्स खड़े होने शुरू हो जाएंगे जैसे से आप इस बुक को रीड करना शुरू करेंगे। और जब वो पढ़े कंप्लीट कर दें तो मैं आपको एक बुक के बारे में और भी बताऊंगी। ओके, श्योर मैम, सेशन में मिलेंगे, ठीक है? ओके मैम, मैं रीड करके रिव्यू जरूर दूंगी इस पे। या यू मस्ट गिव द रिव्यू सो दैट आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल सके कि आपने क्या सीखा इस बुक से, है ना? यस मैम, यस मैम। आप बेटे जितने भी स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं, वो फटाफट से अपना जो रोल नंबर है वो चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके दे कैन लीव द मीटिंग। कि बड़ा करता खड्डा बड़ा करता ते ना करो बड़ा पापा, पहले ठीक सीगा।
ਬਈ ਓਡਾ ਕਰ ਦੋ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ।